नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2025 का वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। तो आप सभी को पता ही है, DSSB ने अभी हाल ही में कल ही जो है PGT हिंदी की वैकेंसी आउट कर दी है। तो उसमें काफ़ी अच्छे खासे पद आपको मेल और फीमेल के दोनों को देखने को मिलेंगे। तो आप निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अभी जो पीछे जो फॉर्म फिल हो चुके हैं उनकी भी अभी परीक्षाएं होने बाकी है और आगे जो है भविष्य पे भी फॉर्म जो आपके सामने है। तो जो है आप का सफलता का एक ही राज है निरंतरता के साथ अभ्यास। ये मैं आपको बताते हुए हमेशा चलती हूँ कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। हिंदी साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs को विद सॉल्यूशन के साथ हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, चाहे DSSB के अंतर्गत हो या UP TGT PGT की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर जो है MP TET की परीक्षा देने जा रहे हो या BPSC की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा या NTA NET की परीक्षा या फिर जो है कोई अदर परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक हमारी जो सीरीज चली हुई है विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है या कोई और अन्य तथ्य पूछ लिया जाता है प्रश्न से संबंधित, तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सकते हो। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ है। ये काव्य पंक्तियाँ जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की है। आपको पता ही है प्रगतिवादी कवि रहे हैं, प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में शामिल है केदारनाथ अग्रवाल जी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, जो ये पंक्तियाँ है प्रगतिवादी केदारनाथ अग्रवाल जी की ये पंक्तियाँ, इनकी कविता आज नदी बिल्कुल उदास सी से ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता संग्रह की बात करें तो हम इन कविता संग्रह से भी प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। परीक्षाओं में कोई ना कोई कविता संग्रह पूछ लिया जाता है कि ये जो है रचना किसकी है या केदारनाथ अग्रवाल जी की कौन सी रचना इनमें से नहीं है या है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है। हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे। ये भाई यहाँ पर प्यार है, ये टाइपिंग मिस्टेक के द्वारा हो गया। मार प्यार के थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि इनके जो है क्या है कविता संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कीर्ति आत्मकथा नहीं है। इनमें से कौन सी कीर्ति या कौन सी रचना आत्मकथा संबंधी नहीं है। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म, ये तीनों रचनाएं जो है आत्मकथा संबंधी रचनाएं हैं। लेकिन अग्नि सेतु जो रचना है वो आत्मकथा नहीं है, विष्णु चंद्र प्रभा-जी की द्वारा लिखी गई जो है जीवनी विधा की रचना है अग्नि सेतु। और किसके जीवन पर आधारित ये रचना है अग्नि सेतु, ये आपको पता है कि कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जो कि बंगला के विद्रोही कवि रहे हैं, कवि नजरुल इस्लाम। तो आपको ध्यान रखना है, ये विष्णु चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी गई बंगाल के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम जी की जीवनी पर आधारित लिखी गई एक जीवनी विधा की रचना है। और अन्य तीनों रचनाएं जो है मेरे साथ जन्म, सहचर है समय, यौवन के पार द्वार, ये तीनों रचनाएं जो है आत्मकथा संबंधी रचना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, इनके रचनाकार कौन है, ये भी हम देख लेते हैं। मेरे साथ जन्म जो रचना है वो हंसराज रहबर जी की रचना है। सहचर है समय गोविंद मिश्र जी की रचना है। यौवन के द्वार पर जो है देवराज उपाध्याय जी की रचना है, जो कि ये आत्मकथा संबंधी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3। तो इसमें पूछा हुआ है निर्मला जैन की कीर्ति कथा समय में 3 हमसफ़र में 3 हमसफ़र कौन है। तो कथा समय में 3 हमसफ़र रहे हैं कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियमंदा। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं, निर्मला जैन द्वारा रचित कीर्ति जो है कथा समय में 3 हमसफ़र में
तीन हमसफ़र कौन है? तो कृष्णा शोभती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा जी का नाम आता है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो रूप विधाय, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना और 20वीं सदी, ये तीनों रचनाएं जो है इनकी आलोचना संबंधी रचना है। केवल रस सिद्धांत रचना पूछ ली जाए तो डॉक्टर नगेंद्र जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कथन जो है कुंवर नारायण जी द्वारा कहा गया है। ये कथन किसका है? काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कथन कहा है कुंवर नारायण जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुंवर नारायण की बात करें तो प्रश्न नंबर 5, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये ध्यान रखना है कि कुंवर नारायण की बात कर रहे थे हम। कुंवर नारायण जी जो है तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि रहे हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, काव्य कौन कौन से हैं कुंवर नारायण के, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका काव्य संग्रह रहा है। और चक्रव्यूह भी, ये भी इम्पोर्टेंट रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाली कुंवर नारायण जी की रचनाएं चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, और ये अन्य रचनाएं भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, राहुल संस्कृतायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? राहुल संस्कृतायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है सिद्ध सामंत काल, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य विद्वानों के अनुसार आदिकाल का जो नामकरण है, किस विद्वान ने किस नाम से नामकरण किया, आदिकाल का क्या नाम दिया है, तो ये भी हम देख लेते हैं। चारण काल नाम देने वाले आदिकाल को विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन जी। प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है पंडित राहुल संस्कृतायन ने। और संधि काल व चारण काल नाम देने वाले आदिकाल को संधि व चारण काल नाम देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, यह श्याम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। जो ये पंक्तियाँ है ये किस रचना की है? तो ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से अंधा युग रचना की है, जो कि धर्मवीर भारती जी का काव्य नाटक माना जाता है। तो देख लेते हैं, अंधा युग जो है 1955 में धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। इनका जो रचित धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी गई? तो ये लोक साहित्य की जो परिभाषा है, जो जनता का साहित्य जनता द्वारा लिखा गया हो, तो ये परिभाषा लोक साहित्य के संबंध में कृष्णदेव उपाध्याय जी द्वारा दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण उपाध्याय जी की ग्रंथ की बात करें तो लोक साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न हमारा एक कथन संबंधी, जिसमें पूछा गया है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। शुक्ल जी का ग्रंथ तो आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 10 जब हम देखें तो किस सप्तक में एक भी कवित्री शामिल नहीं है? कवित्री की बात करें तो तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों में जो है एक भी कवित्री शामिल नहीं है। द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चौथे सप्तक, इनमें जो है कवित्री एक एक कवित्री शामिल की गई है, जैसे कि शकुंतला माथुर और जो है कीर्ति चौधरी और एक कीर्ति रही है सुमन राजे। तो ये तीनों सप्तकों में आने वाली कवित्री रही है, बल्कि तार सप्तक के अंतर्गत कोई भी कवित्री शामिल नहीं की गई। तार सप्तक जो है
में जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ, और द्वितीय सप्तक 1951 में आया, तृतीय सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक जो है 1979 में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और तार सप्तक के कवियों को जब हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड भाई, तार सप्तक के कवियों की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं तो रामविलास शर्मा जी, अज्ञे जी, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मार्चवे, मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन, ये तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है। इसी प्रकार से द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक व चतुर्थ सप्तक में जो है और अन्य 7 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें जो है एक एक कवियत्री को भी शामिल किया गया है। जैसे शकुंतला माथुर द्वितीय सप्तक में, कीर्ति चौधरी तृतीय सप्तक में, और सुमन राजे जो है चौथे सप्तक की कवियत्री है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उपेंद्र नाथ एस का उपन्यास गरम राख किस सन में प्रकाशित हुआ? उपेंद्र नाथ जी द्वारा लिखा गया गरम राख जो है उपन्यास जो है इनका 1957 में प्रकाशित हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, अश्क जी के और अन्य उपन्यास जब हम यहाँ पर देखते हैं तो उपेंद्र नाथ अश्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर घूमता आईना, बांधो नाव, इष्ठाओं, निमिषा, ये जो है इनके प्रमुख उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, गरम राख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957 है। यह रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण ही हमें देखने को मिलता है। ये कथन किसका है? सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। तो ये कथन का, एक सेकंड पे, कबीरदास जी में जो रहस्य पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। शबरस के रचनाकार कौन है? शबरस रचना जो है मुल्ला वजी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक है? कमलेश्वर जी ने जो है निम्नलिखित में से सारिका कहानी पत्रिका का संपादन किया है। 2005 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में जो है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और समय क्या रहा? 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी। उसके बाद देख लेते हैं, इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का भी अनुवाद हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बेकसी का मजार नामक उपन्यास लिखा है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी ने। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का जन्म 1904 ईस्वी में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। मुख्य रचनाएं हैं इनकी निकुंज, विदा, विजय, विसर्जन, बेकसी का मजार, वेदना, विश्वास की वेदी आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना जो है विदा प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से कोई 7 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई, ऐसा माना जाता है। इनकी इसी प्रारंभिक कीर्ति ने उन्हें हिंदी का उपन्यासकार की प्रतिष्ठा भी दिलाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18।
सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम आए तो नाम आएगा सबसे पहले चिंतामणि घोष जी का। चिंतामणि घोष अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम बात करेंगे श्याम सुंदर दास जी की। उसके बाद जो है चिंतामणि घोष जी के सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास जी द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी इसके संपादक बने। 1902 में जो है श्याम सुंदर दास जी और 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका कार्यभार संभाला 1920 तक। इसका प्रकाशन पहले झांसी में और फिर कानपुर में होने लगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। मुक्तिबोध दिग्विजय विश्वविद्यालय राजनांदगांव में सेवारत थे। मुक्तिबोध दिग्विजय विश्वविद्यालय जो है राजनंद में सेवारत थे, यानी कि किस पद पर सेवारत थे ये पूछा हुआ है। तो हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में सेवापद थे। और जो ये इनकी प्रमुख रचनाएं जब देखें मुक्तिबोध की तो चांद का मोटेड़ा इनका कविता संग्रह है। 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध इनके निबंध संग्रह है 1964 के। एक साहित्यिक डायरी भी इनका निबंध संग्रह है 1964 का। काठ का सपना कहानी संग्रह है इनका 1967। विपात्र इनका उपन्यास है 1970 में। और साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। इनकी आलोचनात्मक कीर्ति रही है 1973 की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों में समोए हुए हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं ये निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये त्रिलोचन जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट हम देखे हैं। कवि त्रिलोचन जी की हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है और वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। और इस त्रयी के अन्य 2 स्तंभ कौन कौन से रहे हैं? एक नागार्जुन, दूसरे शमशेर बहादुर। उसके बाद इनका पहला कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। दिगंत और धरती जैसी रचनाओं को कालक्रमबद्ध करने वाले त्रिलोचन शास्त्री 17 कविता संग्रह जो है इनके द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। रीति निरूपण काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि का नाम बताइए। रीति निरूपण में काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि हैं इनमें से कुलपति मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23। गोविंद भाष्य के रचयिता कौन है? तो गोविंद भाष्य के रचयिता निम्नलिखित में से स्वामी हरिदास जी हैं। सिद्धांत के पद व केलीमाल के रचयिता कौन है? सिद्धांत के पद व केलीमाल नामक जो रचना है वो गोस्वामी हरिदास जी की है। सिद्धांत के पद व केलीमाल जी जो है केलीमाल जो रचना हरिदास जी द्वारा लिखी गई। हरिदास के केवल जो है 18 पद सिद्धांत के और 110 पद श्रृंगार के रचे थे। उनके श्रृंगार के पदों को ही जो है केलीमाल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तुलसी रचित रचना किसकी है? तुलसी चरित जो रचना है, तुलसी चरित नाम से जो रचना लिखी वो रचना है रघुवर दास जी की। राम भक्त कवि हुए हैं रघुवर दास जी, उनके द्वारा लिखी गई तुलसी चरित। प्रश्न नंबर 26। कृष्ण को रस व राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा हरिदास संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय में जो है कृष्ण को रस रूप व राधा को रति रूप में माना गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। परपन कल्पवली वेदांत पारिजात सौरभ के रचयिता कौन है?
तो इन रचनाओं के रचयिता, इन दोनों ग्रंथों के रचयिता निम्बार्काचार्य जी माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं निम्बार्काचार्य जी। ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु देव ऋषि नारद थे और नारद के गुरु सनकादि थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। जब पर आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन राम कुमार वर्मा जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। पद्माकर द्वारा रचित काव्यालंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माकर जी द्वारा रचित काव्यालंकार ग्रंथ जो है पद्माभरण माना जाता है। पद्माभरण जो है पद्माकर जी द्वारा काव्यालंकार संबंधी ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि से भी नवाजित किया। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में शामिल है हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। प्रताप सिंह विरुद्धावली और कली पचीसी, अलीजा प्रकाश और राम रसायन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो मतीराम ने ग्रंथ लिखा है इनमें से ललित ललाम, जो कि इनका ये अलंकार संबंधी ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ललित ललाम के अलावा इनके और अन्य प्रमुख ग्रंथ देखते हैं मतीराम के, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, सतसई, अलंकार पच्चीसिका, एक ही है भाई ये अलंकार पच्चीसिका, और व्रत कौमुदी। जबकि कृष्णायन के रचनाकार है द्वारिका प्रसाद मिश्र, जगद विनोद के रचनाकार है पद्माकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो काशीनाथ सिंह का इनमें से रेहन पर रघु उपन्यास है, और अन्य तीनों उपन्यास जो है एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी जी का उपन्यास है, चाक जो है मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है, ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई। बाला बोधनी जो है मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाला बोधनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बाला बोधनी हिंदी की पहली महिलाओं संबंधी पत्रिका मानी जाती है, और बाला बोधनी जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित की गई। इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ और 4 वर्ष तक नियमित प्रकाशन के उपरांत यह बंद हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33। जयवर्धनमान नाटक के लेखक कौन है? जयवर्धनमान नाटक जो है राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया। जयवर्धनमान नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं, और इसका प्रथम संस्करण 1975 में प्रकाशित हुआ। विद्वानों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मुकुल नामक जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, मुकुल नामक कविता संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं को संकलित किया गया। इनका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो अन्य कविता संग्रह है उसका नाम है त्रिधारा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35। चक्कर कलब के रचनाकार कौन है? तो चक्कर कलब के रचनाकार हैं निम्नलिखित में से जो है यशपाल जी हैं। चक्कर कलब यशपाल जी की प्रमुख रचना है। ये लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से 1996 में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, देख लेते हैं। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू नामक जो रचना है वो है राजेंद्र यादव जी की। चेखव एक इंटरव्यू सुविख्यात कथाकार और हंस के संपादक रहे हैं राजेंद्र यादव जी की रचना है चेखव एक इंटरव्यू। एटन चेखव ने जो है 19वीं शताब्दी के लेखकों में कहानी कला को शिखर पर पहुंचाया। उनकी बराबरी का कहानी लेखक रूसी कथा साहित्य में नहीं, विश्व कथा साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ नाटक दिए गए हैं यहाँ एक तरफ, इधर जो है नाटककार दिए गए हैं और इधर इनके नाटक दिए गए हैं। तो आपको बताना है किस नाटककार के नाटक कौन सा है या किसके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई। लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है इनमें से राक्षस का मंदिर। आंसर होगा हमारा ए का 3। तो इसी आधार पर हम प्रश्नों का जब आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण लाल जी का जो है राक्षस का मंदिर नाटक है उदय शंकर भट्ट जी द्वारा लिखा गया। इनमें से जो है उदय शंकर, एक सेकंड भाई, उसके बाद जो है चतुर्सेन शास्त्री जी का नाटक और गोविंद दास जी का नाटक। उदय शंकर जी का भाई कर्तव्य, एक सेकंड, उदय शंकर भट्ट जी का है भाई विक्रमादित्य। ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण भाई हम इसका आंसर यहाँ पे नहीं लगा पा रहे। यहाँ 4 आएगा, संख्या 4, तो 5 ये यहाँ पर दी भी नहीं हुई, आप देख सकते हो। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है राक्षस का मंदिर, उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है विक्रमादित्य और सेठ गोविंद दास जी का नाटक है कर्तव्य और चतुर्सेन शास्त्री जी का नाटक है अमर राठौर। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे ये मिस्टेक के कारण हो गए हैं। इन नाटकों को हम जो है एक एक नाटक के करके नाटकों को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं इनका आंसर अच्छी तरह से। जो है नाटक यहाँ पर किस वर्ष प्रकाशित हुआ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो हम इनको रिवाइज करेंगे एक बार, ताकि आपके इनमें से कोई प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए तो बिल्कुल आप जो है उनका आंसर गलत नहीं करके आओगे, सही करके आओगे। तो चतुर्सेन शास्त्री जी का नाटक है जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ अमर राठौर। गोविंद दास जी का नाटक है जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ कर्तव्य। उदय शंकर भट्ट जी का 1929 में प्रकाशित विक्रमादित्य। राक्षस का मंदिर जो है ये नाटक आपको पता ही है 1931 में जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी हमारा मिलान संबंधी है। तो आपको पता ही है कि आलोचकों द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, जैसे कि बिहारी जी द्वारा लिखा गया। ये इधर भाई जो रचनाएं दी गई है आलोचनात्मक रचनाएं, और इधर उनके लेखक दिए गए हैं, लेखक आलोचक दिए गए हैं, यहाँ पर जो है रचनाएं दी गई हैं। एक सेकेंड, रचनाएं, आई होप आप समझ रहे होगे। तो बिहारी नाम से जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो बिहारी नाम से रचना लिखी पदम सिंह शर्मा जी ने। देव और बिहारी जो है कृष्ण बिहारी जी की रचना है, और बिहारी मिश्र जी नामक जो रचना है वो लिखी विश्वनाथ प्रसाद जी ने। बिहारी और देव जो है लाला भगवान देन जी द्वारा लिखी गई। ये 2 रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र जी की रचना, और बिहारी और देव जो है लाला भगवान देन जी द्वारा लिखी गई। इसके अलावा बिहारी जो है पदम सिंह शर्मा जी की रचना, और बिहारी मिश्र जो है ये विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता निम्नलिखित में से जो है रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो कालीचरण उपन्यास, जो कालीचरण है निम्नलिखित में से मैला आंचल का पात्र है, जो कि फणीश्वर नाथ जी द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कालीचरण जो है इनका प्रमुख पात्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है। तो आपको पता ही है महाश्वेता देवी जो है बांग्ला कथाकार रही है, हिंदी की नहीं है। और इनके अलावा जो ऑप्शन में यहाँ पर दी गई है कृष्णा शोभती, राजी सेठ और मधु कंकारिया, तीनों की तीनों जो ये कवित्री है ये हिंदी कथाकार संबंधी है। तो आपको ध्यान रखना है, महिला कथाकारों में महाश्वेता देवी मूलतः बांग्ला भाषी उपन्यासकार मानी जाती हैं। बंगाल के अन्य जो रचनाकार रहे हैं उनके नाम है विमल मित्र,
समरेश वसु, रामपद चौधरी, आशापूर्णा देवी, ताराचंद शंकर बंदोपाध्याय और प्रताप चंद्र प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। कृष्णा शोभती, राजी सेठ, मधु कंकारिया हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार या कथाकार मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 42 तो आज लगभग जो है आज की क्लास में हम लगभग 50 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है अब परीक्षा का समय पास आ चुका है और जो हाल फिलहाल परीक्षाएं होने जा रही है उन परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न उत्तरों की श्रेणी रहेगी। और साथ ही जो नई वैकेंसियाँ आने वाली है या आ चुकी है उन परीक्षाओं के लिए भी जो है ये प्रश्न उत्तरों की जो श्रेणी हमारी चली हुई है ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न उत्तरों की श्रेणी जो है मददगार रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप जो है लाइक करना और साथ में जो है कमेंट करके भी अपने सुझाव अवश्य देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और साथ ही जो है चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो ये रचना है तुलसीदास जी की वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी में संत स्वभाव और संत महिमा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः वैराग्य संदीपनी दोहा, चौपाई और सोरठा में रचित कुछ 62 छंदों की लघु रचनाएं मानी जाती हैं। प्रथम 7 छंदों में मंगलाचरण और भागवत स्वरूप का वर्णन है। इसके साथ ही वैराग्य संदीपनी की प्रशंसा है। और 26 छंदों में संत स्वभाव व 9 छंदों में संत महिमा और 20 छंदों में शांति वर्णन दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि द्वारा की गई? दृष्टकूट पद जो है निम्नलिखित में से सूरदास जी ने लिखे। इनकी रचना साहित्य लहरी जो है दृष्टकूट पद संबंधी रचना है। ये एक श्रृंगार ग्रंथ है। इसमें दृष्टकूट के पद संकलित है। काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दृष्टकूट के पद दूर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कामरेड का कोट किसकी रचना है? ये जो रचना है ये कवि संजय जी की रचना है। संजय जो है कामरेड का कोट रचना 1993 में कवि संजय जी का इनका कहानी संग्रह है। इनकी 5 में से 2 कहानियाँ बदिया बेल और जो है भगदत्त का हाथी लेखक ने जो है बिहार में गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपने विवादास्पद कहानी कामरेड के कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और समर्पण के साथ व्यावहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 45। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक निम्नलिखित में से दामोदर शर्मा है। दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। श्यामा सौपन के लेखक कौन है? श्यामा सौपन नामक जो रचना है वो जगमोहन जी द्वारा लिखी गई। जगमोहन जी द्वारा 1888 ईस्वी में श्यामा सौपन उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसमें जो है ब्राह्मण कुमारी श्यामा सौपन और क्षेत्रीय कुमार श्याम सुंदर की परिणय कथा वर्णित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। इसके लेखक है यशपाल जी। यशपाल द्वारा लिखा गया 1974 में प्रकाशित ये उपन्यास जो है इनका यशपाल जी का 11वां और अंतिम उपन्यास माना जाता है। इनमें 1919 से लेकर के 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव को अंकित किया है तथा इसमें जो है राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 48। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत इनमें कौन सी बोली नहीं आती? तो आंसर हो जाएगा बघेली,
क्योंकि ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। शेष अन्य तीनों जो बोलियाँ हैं जैसे कि ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये जो है तीनों बोलियाँ पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी जो है शोरशैनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। और जो ये बघेली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास निम्नलिखित में से हमें जो है प्रबंधकार रूप में देखने को मिलता है। काफ़ी सारे प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जितने खंड काव्यों की रचना की उसने जो है किसी और कवि ने नहीं की। जैसे कि रंग में भंग 1909 में से लेकर के है उन रत्नावली 1960 तक के अंतराल में उन्होंने लगभग जो है 19 खंड काव्यों की रचना की है। इनके अतिरिक्त जय भारत 1952 जैसा वृत्त प्रबंध काव्य और साकेत जैसा जो है 1930 में सैदर्श्य महाकाव्य की रचना की। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 50। देख लेते हैं, भाषा और समाज के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई रचना भाषा और समाज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1961 में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जो है मुख्यतः मार्क्सवादी समीक्षक व विचारक, भाषाविद आदि के रूप में हमें हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध जो है कवि, प्रसिद्ध विद्वान हमें मिले हैं। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 51। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? तो भाषा और संवेदना नामक रचना लिखी है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो कुछ और अन्य यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं क्योंकि आज की क्लास में हम 50+ प्रश्नों को कंप्लीट करने का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अभी जो है हाल फिलहाल जो हम प्रश्नों की जो श्रेणी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो प्रश्नों की संख्या को भी हम जो है आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। क्योंकि आप लोगों की परीक्षाओं में जितना आप अधिक प्रश्नों की रिवीजन करोगे, जितने बार बार तथ्यों की रिवीजन करोगे, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा, उतने ही जो है आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। परीक्षा में जो है स्कोर अच्छे से अच्छे लेकर के आओगे और जो है सफलता प्राप्त करोगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ जो है हम हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे इसी तरह जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का साथ और जो है आप लोगों के कमेंट में दिए गए सुझाव से मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। उसके अलावा जो है प्रश्न नंबर 53 अंगद के पाँव के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल जी। लाल शुक्ल जी द्वारा लिखी गई अंगद के पाँव काफ़ी बार एक व्यंग्य रचना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 54 हिंदी ऋतु संहार के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में, मृत्यु 1928 में हुई। ऋतु संहार के मूल रचनाकार जो है कालिदास माने जाते हैं। जो संस्कृत के विद्वान हैं कालिदास जी, संस्कृत की रचना का ही अनुवाद करके जो है श्रीधर पाठक जी ने ऋतु संहार कालिदास जी द्वारा लिखी गई रचना का जो है अनुवाद करके ही इन्होंने इसी नाम से रचना लिखी है। रचना का अनुवाद किया है, उस नाम जो का तो रखा है ऋतु संहार ही कालिदास जी द्वारा लिखी गई। और जो है ये ऋतु संहार जो है हिंदी में श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई। उसके अलावा जो है गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 55 वट वृक्ष की छाया में किसकी
किस लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित लिखने के लिए ये रचना लिखी गई है, तो आपको बताना है। तो ये जो है वट वृक्ष की छाया में, ये भाई थोड़ा सा यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, वट वृक्ष की छाया में किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। तो ये लाल नागर जी की स्मृति को सुरक्षित लिखने के लिए की गई। अमृतलाल नागर जी की रचना नहीं है ये, इसकी स्मृति को यानी कि इसके जीवन पर आधारित रचना है। तो ये किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कुमुद नागर। यहाँ पर किसकी स्मृति को लिखने के लिए पूछा गया है, तो आंसर होगा हमारा अमृतलाल नागर। अगर ये पूछा जाए वट वृक्ष की छाया में किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कुमुद नागर, जो कि अमृतलाल नागर के पुत्र माने जाते हैं। अमृतलाल नागर के पुत्र हैं कुमुद नागर जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमृतलाल नागर जी के उपन्यास तो बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिए इनके उपन्यास, आप काफ़ी बार रिवाइज भी कर चुके हो। महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया आदि जो है इनके प्रमुख रचनाकार रहे, प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अमृतलाल नागर जी 1981 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्होंने जो है उपन्यास मानस का हंस 1972 में तुलसी का वर्णन किया है। अमृत और विष में 1967 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमृत और विष उपन्यास पर 1967 में, और 1972 में मानस का हंस लिखा गया, और खंजर नैन भी इनके द्वारा लिखा गया, जो कि सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं भाई, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा समरशेष, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला, तीनों राही मासूम रजा जी के उपन्यास है। समरशेष जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का बहुचर्चित उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का झीनी झीनी बीनी चंदरिया, ये उपन्यास भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग जो है 50+ प्रश्नों को करने की कोशिश की है विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपको जो है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, और जो है वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, आज नया साल है, नए जोश के साथ आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए इसी तरह जो है लगे रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। तो आज से शुरुआत अगर आप करोगे तो भी आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है, निरंतरता के साथ आप लगे रहिए। तो थैंक यू, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।